चैप्टर 33 साजिशों के बीच फंसी वन्या। ऑफिस से घर आने के बाद वन्या बड़ी उदास थी। पहली बार उसके पास कोई नहीं था जो उससे बात करे, उसके दिन के बारे में पूछे। सिद्धार्थ होता तो अब तक तो सवालों की झड़ी लगा देता। तेरा नया ऑफिस कैसा था? तेरा दिन कैसे गया? बॉस अच्छा है ना? बाकी कर्मचारी कैसे हैं? तुझे बोझ फील तो नहीं हो रहा? ऐसे ही ना जाने कितने सवालों के जवाब मांगता वो। और अगर वो अपने घर होती तो उसके माँ पापा भी उससे पूछते, उससे बातें करते। लेकिन अब कोई नहीं था उसके पास, वो अकेली थी इतने बड़े घर में। जिस इंसान ने उसकी खुशियों की जिम्मेदारी ली थी वो खुद खुश नहीं है इस शादी से। वो खुद वन्या को बीच मझधार में छोड़कर चला गया था। वन्या अपने कमरे में गई। बार बार उसे समक्ष की याद आ रही थी। सुबह से तो वो काम में व्यस्त थी, लेकिन अब रात की तन्हाई उसकी जान ले रही थी। वो सीधा जाकर शॉवर लेकर सोने लगी, लेकिन आज नींद भी कमबख्त उसे रूठ गई थी। वन्या सिर्फ करवटें ले रही थी, उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वन्या थोड़ी और करवटें लेकर आखिर थक हार कर उठ गई। वन्या ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि थोड़े ही दिनों में उसे समक्ष की बाहों में सोने की आदत हो गई है, और अब जब वो नहीं तो उसे नींद भी नहीं आ रही है। वन्या उठी, अलमारी से एक उपन्यास निकाला और अपना ध्यान भटकाने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उपन्यास भी बोरिंग लगने लगी। उसने आखिर में अपने दिल की सुन समक्ष को कॉल लगा दिया। बस एक बार उसकी आवाज़ सुन ले तो उसे चैन की नींद आ जाए। लेकिन वन्या सिर्फ कॉल्स पार कॉल्स करती रह गई, सामने से कोई जवाब नहीं आया। अब वन्या का मन रोने का कर रहा था, लेकिन यहाँ कोई उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवाने वाला भी नहीं था। तभी वन्या का फ़ोन बजा। उसने जल्दी से फ़ोन देखा, उसे लगा शायद फ़ोन समक्ष का होगा, लेकिन फ़ोन पर नाम देखते ही वो एक बार फिर से उदास हो गई। फ़ोन सुमित्रा जी का था। ऐसा नहीं था कि वन्या को अपनी से माँ बात करके खुशी नहीं होगी, लेकिन अभी उसकी सारी बेचैनी एक इंसान की आवाज़ से शांत होनी थी, लेकिन उसे वन्या की कोई परवाह नहीं थी। वन्या ने फ़ोन उठाया और अपनी आवाज़ ठीक करके कहा, हाँ माँ कहो, इतनी रात को फ़ोन किया, सब ठीक है ना? सुमित्रा जी, कितना लेट फ़ोन उठाती है तू, मेरी जान निकल जाती है। वन्या झूठ बोलते हुए, माँ वो बस सो रही थी इसलिए देर हो गई। सुमित्रा जी, क्या करूँ, तुझे इतनी रात को फ़ोन नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन बड़ा बेचैन हो रहा था, ऐसा लग रहा था तुझे मेरी ज़रूरत है, तू मुझे याद कर रही है। वन्या कान से फ़ोन हटाकर, माँ को कैसे पता चला कि मुझे उनकी याद आ रही है? पर अभी बोला ना माँ को तो 100 सवाल करेगी और मैं भी सब बोल दूंगी, फिर खामखा माँ को टेंशन हो जाएगी। वन्या ने हल्का हंसते हुए बात बदल कर कहा, अच्छा बहाना है मुझे फ़ोन मिलाकर पापा की शिकायत करने का। सुमित्रा जी स्माइल करते हुए, ऐसा कुछ नहीं, तेरे पापा को अब तू मीठा चुरा कर नहीं देती ना, तो शिकायत कैसी? वन्या, तो आप दे दिया करो, फिर मैं आपकी शिकायत भाई से करूँगी। सुमित्रा जी, अच्छा ठीक है, चल तू सो जा, तेरी आवाज़ से पता लग गया तू ठीक है। और दामाद जी कैसे है? वन्या एक बार फिर समक्ष का जिक्र सुन उदास हो गई, फिर जल्दी से कहा, ठीक है माँ। सुमित्रा जी समझ गई वन्या के जवाब से कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि उन्हें पता था वन्या नहीं बताने वाली। सुमित्रा जी ने कहा, वन्या मैं जानती हूँ तेरी नई शादी में मुश्किलें आ रही है, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जिस चीज़ को तू जैसे चाहे वैसा कर सकती है, बना सकती है। रिश्ते गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिस सांचे में ढालेंगे उसी सांचे में ढल जाएंगे, कोशिश करियो तू अपना रिश्ता सही सांचे में ढाले। इतना कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया। वही वन्या को इस बात में अपने बेचैनी का जवाब मिल गया। उसे अपना रिश्ता सही सांचे में ढालने के लिए समक्ष के जवाब चाहिए। क्यों उस दिन उसने मुझ पर इल्ज़ाम हो लगाया? क्यों वो चला गया? अगर उसे ये रिश्ता नहीं रखना तो दोनों मिलकर साथ में ख़त्म करेंगे। वन्या ने फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाया और कहा, मुझे पता लगाकर बताओ समक्ष सचदेवा कहाँ है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वन्या ने फ़ोन कट किया, तभी रुद्र का फ़ोन आ गया। वन्या ने फ़ोन उठाया तो रुद्र ने कहा, वन्या तुझ पर उस रात हमला करने वाली का पता चल गया। वन्या कंफ्यूज्ड होकर, करने वाली? क्या ये काम आशीष का नहीं है? दरअसल वन्या ने अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी रुद्र को दी थी। वो जानना चाहती थी कौन है जो उसके घर में घुसकर ही उस पर वार कर रहा है,
पहले पंखा गिरना सिद्धार्थ के घर पर, फिर होटल में आग लगना और अब उसे जान से मरवाने की कोशिश करना। इन तीनों दुर्घटनाओं के पीछे कौन है उसके लिए ये जानना और भी जरूरी हो गया था। रुद्र नहीं वन्या, आशीष तो जेल से निकलने के बाद इस देश में ही नहीं है और उस दिन के बाद वो तुझे हार्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वन्या तो फिर कौन सी नई दुश्मन है मेरी, जो मेरे घर में ही मुझ पर वार कर रही है। रुद्र कोई सताक्षी वालियां है और इसकी समक्ष के साथ भी कहीं फोटोज है, कहीं इन दोनों का ये मिलकर बनाया हुआ प्लान तो नहीं। सताक्षी का नाम सुन वन्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। वन्या गुस्से में, सताक्षी की मुझसे दुश्मनी नहीं थी लेकिन ये करके उसने दुश्मनी कर ली है, अब इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। रुद्र तू जानती है सताक्षी को? वन्या का लंबी कहानी है, फिर कभी मिलकर बताऊंगी। रुद्र ने फिर पूछा, और अगर इन सब में समक्ष भी शामिल हुआ तो? वन्या ने ये सुन जल्दी से कहा, नहीं समक्ष ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे हार्म नहीं करेगा। रुद्र तू इतना विश्वास कैसे कर सकती है उस पर, और तूने उस पर पहले वार किया था, उसका माल लेकर तो वो भी वार करेगा, चुप थोड़ी रहेगा। भूल मत वो समक्ष सचदेवा है जो अपना बदला जरूर लेता है। वन्या लेकिन उसे उन सब के बारे में कुछ नहीं पता, उसे नहीं पता है कि मैंने ये किया है। रुद्र तुझे क्या लगता है इतने बड़े नुकसान के बाद उसने इस बात की तहकीकात नहीं की होगी? उसे अब तक तेरे बारे में पता चल गया होगा। वन्या के मन में भी शक का बीज आ गया रुद्र की बातें सुनकर। हाँ समक्ष ऐसा कर सकता है, वो इतनी बड़ी हस्ती है, उसके लिए उस लड़की का पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है जिसने उसके ही अड्डे पर जाकर उसकी ही नाक के नीचे से उसका माल उड़ा लाई। क्या पता समक्ष को पता चल गया हो और उसने ही ये सब प्लान किया हो उसे मरवाने का और सताक्षी के साथ मिल गया हो। वन्या ने हैरान होकर खुद से ही कहा, और अब जब उसका ये प्लान फेल हो गया है तो वो कहीं और चला गया, फिर कोई प्लान बनाने, एक नए तरीके से उस पर वार करने। जहां वन्या समक्ष को लेकर इतना गलत सोच रही थी, वही कोई और था जो इस गलतफहमी की आग को और भड़काने वाला था। सुधीर अपने कमरे में बैठ ड्रिंक कर रहा था कि उसका फोन बजा। सुधीर ने नाम देखा और कॉल उठाते हुए कहा, हाँ जी मैडम कहिए क्या हुक्म है। अब आपका फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, यही सही मौका है वन्या को जाल में फंसाने का, अभी आग लगी हुई, बस थोड़ा सा तेल और डाल दो और भड़का दो इस आग को। वन्या का सबसे बड़ा कवच वो समक्ष है, अगर वो कवच हट गया तो वन्या तुम सबकी। फिर वो औरत अपने सामने एक घायल औरत को देखते हुए, सोचो कितना मजा आएगा जब खुद वन्या इस कवच को तोड़ेगी और फिर खुद टूटेगी, फिर मिट्टी में मिलेगी। सुधीर शराब का घुट लेकर हंसते हुए, क्या बात है मैडम, आपने तो रात का मजा दुगना कर दिया, लो जी अभी करा आपका काम। बड़ी बेकरारी है हमें भी वन्या को टूटते देखने की। वही गौतम वन्या और समक्ष की क्लिप देखते हुए, अरे सचदेवा साहब अपनी इतनी खूबसूरत बीवी पर कोई ऐसा इल्जाम लगाता है क्या? सोचो क्या बीती होगी आपकी बीवी पर ये सब सुनकर। चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, उसके सारे दर्द मिटा दूंगा। फिर पगलों की तरह वन्या को देखते हुए, वन्या वन्या तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे पति की कमी पूरी करने के लिए। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। लो भाई सबको वन्या चाहिए और जो वन्या को चाहिए वो पता नहीं कहाँ चला गया है, बेचारी को पता भी नहीं कितने लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है अब क्या होगा, क्या सबकी साजिशों की बलि वन्या चढ़ जाएगी या समक्ष आकर बचा लेगा? और अगर समक्ष वक्त पर न बचा पाया तो क्या होगा वन्या का? क्या वन्या लड़ेगी इन सब से या हार जाएगी अपनी जिंदगी? आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 34 संकश की जान वन्या लेगी। सुधीर की मैडम से बात होने के बाद उसने अपने उन्हीं दोस्तों को फ़ोन मिलाया जिनसे मिलने वो उस मेंशन गया था। सुधीर फ़ोन पर बात करते हुए, दोस्तों मैडम का ऑर्डर आ गया है, अब समक्ष मरेगा और वन्या हम सबकी, और कमाल की बात ये कि वन्या खुद समक्ष को मारेगी अपने हाथों से। दोनों आदमी ये बात सुनकर जोर जोर हंसने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, जल्दी कर सुधीर, हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। सुधीर शराब पीते हुए, लो फिर अभी फ़ोन करा वन्या को। ये कहकर सुधीर ने कॉल कट कर वन्या को फ़ोन मिलाया। सुधीर ने अपनी आवाज़ बदली और एकदम गंभीर होकर कहा, हेलो वन्या, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वन्या जो अभी लैपटॉप पर काम कर रही थी उसने कहा, हाँ सर, आपने इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है ना?
सुधीर ने गुस्से में कहा, नहीं वन्या, कुछ ठीक नहीं है। समक्ष ने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। अब फाइनल वक्त आ गया, आर या पार की लड़ाई का। तुम्हें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। वन्या कंफ्यूज होते हुए, सर अब क्या किया? समक्ष ने वन्या ने ये सवाल इसलिए पूछा शायद इसी बहाने उसे समक्ष की लोकेशन पता चल जाए। सुधीर इस प्रश्न से हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस प्रश्न का क्या उत्तर दे, क्योंकि उसे वन्या से इस प्रश्न की उम्मीद नहीं की थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब तुम्हें मिशन पर भेजा जाएगा। मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है, जब तुम्हें इस मिशन पर भेजे तो तुम्हारा रिश्ता समक्ष के साथ तुम्हारे फ़र्ज़ के आगे न आ जाए। शायद तुम्हें इस मिशन पर समक्ष की जान भी लेनी पड़ सकती है। क्या तुम वह कर लोगी या मैं किसी और को ये केस सौंप दूँ? वन्या की धड़कन ये सुन रुक गई कि उसे समक्ष की जान भी लेनी पड़ेगी। वो अपने ही पति को गोली कैसे मार सकती है? जब सुधीर ने वन्या को कुछ न कहते सुना तो उसे डर लग गया, कहीं वन्या पीछे न हट जाए। अगर ऐसा हुआ उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। तभी वन्या की आवाज़ आई, सर मैं ये नहीं। सुधीर ने इतना ही सुन फिर उससे गुस्से में कहा, वन्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भूलो मत समक्ष ने तुमसे क्या छीना है। अब जब इसका बदला लेने का वक्त आ रहा है तो तुम इस मिशन से बैकआउट कर रही हो, और भूलो मत तुम इस केस से पीछे हटकर अपने फ़र्ज से भी पीछे हट रही हो। तुम्हारी शादी समक्ष से इसलिए ही हुई है ताकि तुम उसे मार सको। ये सब सुन वन्या को सब कुछ याद आ गया, क्यों वो यहाँ आई है, क्यों उसने शादी की है, और ये भी याद आ गया अगर समक्ष को इस बारे में पता है तो वो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उसने अपना पहला वार वन्या पर कर दिया था। तभी सुधीर की फिर से आवाज़ आई जो कह रहा था, तुम्हारी खामोशियों को मैं समझ गया वन्या, तुम सुबह अपना लाइसेंस हमें दे जाना, मैं इस केस को किसी और हैंडओवर कर दूंगा। वन्या ने हिम्मत करके कहा, नहीं सर, मैं ये करूंगी, मैं इस केस को लीड करूंगी और जो तय हुआ है वही होगा। मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे इसके लिए मुझे समक्ष की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ये कहते कहते वन्या के आंख से आंसू का एक कतरा बह गया। ये सुनते ही सुधीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर उसने रोबदार आवाज में कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि आखिरी पल में भी तुम अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटोगी? वन्या, नहीं सर, मैं वादा करती हूँ। सुधीर, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 2 दिन बाद समक्ष हमारी गिरफ्त में होगा, मिशन की डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। शुभ रात्रि। इसी के साथ वो रात खत्म हुई जहाँ सिर्फ साजिशें थी। हर कोई अपने ही मकसद में कामयाब होने की दौड़ में दौड़ रहा था। अब जीतेगा कौन ये तो रब ही जाने। एक नई सुबह की शुरुआत हुई जहां कुछ कामयाब होने वाले थे और कुछ नाकामयाब। समक्ष को गए हुए आज 3 दिन हो गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके सारे दोस्त उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वन्या ने भी जो अपने सोर्स लगाए उनके हाथ भी किसी सबूत की जगह बस निराशा हाथ लगी थी। उन्होंने वन्या को ये तो बता दिया था कि समक्ष इंडिया में नहीं है, लेकिन बाहर कहाँ है इसका पता चल पाना थोड़ा कठिन था। तापस ने सही कहा था, जब तक समक्ष ना चाहे उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। यहाँ वन्या भी अपने ऑफिस और मिशन में ऐसी व्यस्त हुई कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहा। तभी उसके पास मानव का फोन आया। वन्या इस वक्त अपने केबिन में थी। उसे पता था उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। इसके लिए उसने कॉल कट करा और वंशी को बोल वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वॉशरूम में जाकर वन्या ने कॉल उठाया तो मानव ने कहा, कल के दिन हमें समक्ष को पकड़ना है सबूत के साथ। वन्या चिढ़ते हुए, रिमाइंडर देने बंद कर और ये बता समक्ष को पकड़ेगी कैसे, वो तो इंडिया में है ही नहीं। मानव, मुझसे क्या पूछ रही है, तेरा पति है तू। सोच, वैसे तूने सताक्षी वालिया का पता लगाने को कहा था ना, तो बता दूं वो न्यूयॉर्क में है। समक्ष को ढूंढने से पहले इससे बदला ले ले ताकि ये फिर डिस्टर्ब न करे तुझे। वन्या, था ये सही कहा, इसने रात को मुझ पर हमला करवाया था, अब इसको दिनों में मजा चखाती हूँ। ये कहकर वन्या ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, समक्ष को फिर देखती हूँ, पहले तो इस सताक्षी का ही हाल चाल पूछ कर आती हूँ। वन्या वॉशरूम से बाहर आई और समक्ष के ऑफिस की तरफ चल पड़ी जहाँ उसके सभी दोस्त बैठकर काम कर रहे थे। समक्ष का केबिन पूरे ऑफिस में सबसे शानदार था, इसलिए उसके सारे दोस्त ज़्यादातर वहीं रहना पसंद करते थे।
वन्या ने नॉक किया। निमित ने लैपटॉप पर देखा बाहर वन्या है तो बॉस की कुर्सी से उठ कर्मचारी की कुर्सी पर बैठ गया और सबसे कहा, भाभी है बाहर, बिहेव एवरीवन। जहां सब फैलकर बैठे थे वही सब अच्छे से व्यवहार वाले तरीके से बैठे गए। जिविन भी कैरेक्टर में आते हुए बॉस की कुर्सी पर बैठा गया। जिविन ने अर्पित को देखा जो अभी भी बेफिक्र होकर लैपटॉप में गेम खेल रहा था, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं किसी से, क्या हो रहा है केबिन में क्या नहीं। जिविन ने कमिंग कहकर एक फाइल उठाकर मारी अर्पित को। तापस ने अर्पित को सही से बैठाकर उसके सामने वही फाइल खोल दी, लेकिन तापस ने ध्यान नहीं दिया, उसने फाइल गलती से उल्टी खोल दी थी और अर्पित भी उल्टी फाइल पढ़ने का नाटक करने लगा। वन्या ने अंदर आकर सीधा जीविन को देखा और विनम्र तरीके से कहा, सर मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए। जीविन, क्यों, कुछ काम है आपको अत्यावश्यक? वन्या ने एक नज़र सबको देखा जैसे उसे झिझक आ रही हो बोलने में, तो निमित ने कहा, भाभी आप बेफिक्र होकर समस्या बता सकती है, सब यहाँ जान पहचान के ही है। वन्या ने सर हिलाकर कहा, सर मुझे मेरे पति को ढूंढना है, वो 3 दिन से घर नहीं आए हैं। ये सुन सबकी नजरें वन्या पर चली गई। आखिर वन्या कैसे ढूंढेगी समक्ष को? तापस पर, भाभी आप ढूंढोगे कैसे? मेरा मतलब कोई पुलिस शिकायत कर रखी है क्या? वन्या, नहीं, लेकिन मैं अपनी फैमिली की मदद लूंगी, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, मुझे अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी। जिविन, ठीक है आप जा सकती हैं, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमें कॉल कर सकती। बेझिझक वन्या ओके कहकर केबिन से बाहर जाने लगी कि फिर रुककर अर्पित के पास आई और उसकी फाइल को सीधा करते हुए कहा, उल्टा पढ़ने से सर दर्द होने लगता है। अर्पित झेप गया और बाकी सब हंसने लगे। वन्या भी स्माइल करते हुए केबिन से बाहर चली गई। अर्पित, भाभी की नज़र कितनी तेज है। जीविन, भाभी की नज़र तेज नहीं, तू बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ सही से एक्टिंग नहीं कर सकता। अर्पित, मेरी गलती नहीं है, तापस ने दी थी फाइल। तापस हड़बड़ाते हुए, लेकिन थी तो तेरे आगे देख लेता, उल्टी है या सीधी। निमित, ये मस्ती मजाक छोड़ो और वन्या भाभी की मदद करो समक्ष का पता लगाने में। सब वापस अपने काम पर लग गए। वही वन्या अपनी पहली फ्लाइट की टिकट करवाकर न्यूयॉर्क पहुंच गई। सताक्षी जिस जगह थी उसके पहले वह जाना चाह। एक बड़े से बंगले के अंदर जाते हुए वो सताक्षी को ढूंढने लगी। उसके अनुसार सताक्षी इसी घर में है। तभी एक कमरे से उसे कुछ आवाज आई। वन्या उस रूम के पास गई और गेट खोला तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।